हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज से हम शुरू करेंगे विक्टोरियन पीरियड को। तो रोमांटिक पीरियड कंप्लीट हो गया है, विक्टोरियन पीरियड शुरू करते हैं। विक्टोरियन पीरियड एक तरह से जो क्वीन विक्टोरिया है उनके नाम पर ही है। जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लिश थ्रोन पर आई थी 1837 में और उनकी डेथ हुई थी 1901 में उनकी डेथ हुई थी, उसी के साथ विक्टोरियन पीरियड खत्म हो जाता है। तो जितने टाइम पीरियड तक क्वीन विक्टोरिया ने रेन किया था इंग्लिश थ्रोन पे, उसी को विक्टोरियन एज बोला जाता है। तो इससे पहले विक्टोरियन जो क्वीन विक्टोरिया थी उससे पहले कौन थे? विलियम फोर्थ थे। विलियम फोर्थ, और ये एक तरह से द मोनार्क ऑफ लास्ट हैनोवेरियन भी बोला जाता है। तो जो विलियम फोर्थ थे उस टाइम में एक दो इंसिडेंट हुए थे। जैसे एक स्लेवरी एबोलिशन एक्ट आया था 1833 में, और एक आया था रिफॉर्म रिफॉर्म बिल आया था, वो आया था 1832 में। तो ये दो इंसिडेंट उस टाइम हुए थे। रिफॉर्म बिल जो 1832 में आया था और 1833 में स्लेवरी एबोलिशन, तो एक तरह से स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था कि काफ़ी लोग इसके खिलाफ थे, तो इसीलिए ये नया बिल आया था उस टाइम पीरियड में। तो जब क्वीन विक्टोरिया इनकी डेथ हो गई थी 1837 में विलियम फोर्थ की, और क्वीन विक्टोरिया इंग्लिश थ्रोन पे आई थी। द विक्टोरियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर तो कॉमनली एसोसिएटेड विद द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया हु केम टू द थ्रोन इन 1837। जो विक्टोरियन एज है वो काफ़ी पीस का माना जाता है। इस टाइम में इंग्लैंड ने काफ़ी प्रोग्रेस की थी, एक तरह से वर्ल्ड पावर बन गया था। The echo of French Revolution were heard no more and the country stood firmly on a solid faith in monarchical authority। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन उससे पहले था वो एक तरह से ख़त्म हो गया था, अब उसका कोई इफेक्ट नहीं था वहाँ पे। कंट्री एक तरह से काफ़ी पीस में थी। द क्वीन एंजॉयड इमेंस पोजिशन एंड पॉपुलैरिटी and no thought of political upheaval could be at all imagined even. Of course, outside in विक्टोरियन इंग्लैंड देर वर वॉर्स एंड इंग्लैंड वाज इन्वॉल्व इन दैम। मतलब इंग्लैंड में कोई वॉर नहीं हो रहा था, इंग्लैंड के बाहर वॉर हो रहे थे, उसमें इंग्लैंड इन्वॉल्व था। क्योंकि एक तो था कॉलोनियल वॉर्स, इंग्लैंड था वो एक तरह से दूसरे, जैसे इंडिया में भी, इंडिया को भी उसने अपनी कॉलोनी बनाया था, इसी तरह से दूसरी कंट्रीज़ को वो अपनी कॉलोनी बना रहा था, उसके लिए वो वार कर रहा था। और एक था क्रीमियन वॉर जो रशिया के साथ हुआ था 1854 में इंग्लैंड का। लेकिन इंग्लैंड के अंदर सब कुछ ठीक था, इंग्लैंड बाहर अपनी कॉलोनीज बनाने के लिए वॉर उसका चल रहा था, दूसरी कंट्रीज को डोमिनेट करने के लिए। Yet they had no deep impact on English national life. The Civil War in America had its echo in England, but that too was not allowed much to deviate the normal English vocation of the peace time. तो अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था, उसका कुछ थोड़ा बहुत असर हो रहा था, बट ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ था इंग्लिश के लोगों पर। इन द पॉलिटिकल स्फेयर इंग्लैंड ऑल्सो रिकॉर्डेड and important expansion in the Victorian period. The British Empire expanded to the remote part of the world and the British colonies were firmly founded in different countries। तो ये जो इंडिया को भी उसने कॉलोनी बनाया, काफ़ी और कंट्रीज थी जिनको ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाया था, तो ये अपने आप को बढ़ा रहा था, एक तरह से एक्सपेंड कर रहा था। इंग्लैंड बिकेम इनफैक्ट अ प्रोमिनेंट वर्ल्ड पावर। और ये उस टाइम में, जैसे इस टाइम अमेरिका को माना जाता है, तो उस टाइम इंग्लैंड था वो प्रोमिनेंट वर्ल्ड पावर था। बिसाइड्स द रेवोल्यूशन इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, उस टाइम एक तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत हुआ था। जो प्रोडक्शन की जो टेक्निक थी उसमें रेवोल्यूशन हुआ, स्टीम इंजन बन गया था। और एक और रेवोल्यूशन हुआ था जो साइंटिफिक थॉट, एक तरह से डार्विन का ग्रेट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज, ये एक बुक आई थी चार्ल्स डार्विन की, ग्रेट थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज। तो इस बुक ने आने के बाद एक तरह से लोगों को हिला के रख दिया था, काफ़ी लोगों ने सुसाइड कर लिया था। पहले क्या होता था कि लोग सिर्फ रिलीजन पे बिलीव करते थे कि रिलीजन में जो लिखा है वो ही सच है। लेकिन जब डार्विन की थ्योरी आई तो इसमें डार्विन एवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज, इसमें डार्विन ने ये बताया कि जो भी उस टाइम सोसाइटी में या जो भी एनवायरनमेंट है उसमें जो सही से फिट होगा वो ही सर्वाइव करेगा। तो गॉड का कोई भी रोल नहीं था। तो एक तरह से लोगों को वो पूरा उनको शौक लगा, पूरा बिलीफ सिस्टम उनका हिल गया था कि हम तो ये कर रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है गॉड की मर्जी से हो रहा है, गॉड जिसको चाहेगा उसको चूज़ करेगा, गॉड जिसको चाहेगा वो उसकी डेथ हो जाएगी या इस तरह से। लेकिन ये तो जो एनवायरनमेंट में एक तरह से फिट होगा वो ही सर्वाइव करेगा, मतलब गॉड का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो पूरा उनका बिलीफ सिस्टम हिल गया था। Characteristics of the Victorian age. The discoveries of science have particular effect upon the literature of the Victorian age. It is simple to mark the following four general characteristics. सबसे पहले क्या था? Realism. Literature of this age comes closer to daily life. पहले रोमांटिक टाइम पीरियड में तो लव नेचर उसी पे था, लेकिन जो विक्टोरियन पीरियड आया था उसमें जो भी लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था वो एक तरह से डेली प्रॉब्लम्स पे,
ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और इंटरेस्ट लोगों का उसी में था कि लाइफ के साथ कैसे वो रिलेट कर पा रहे हैं. इट बिकम्स अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस. जो डे टू डे लाइफ होती है उसी को वो एक्सप्लोर कर रहे थे. मोरल पर्पज. द विक्टोरियन लिटरेचर सीम्स टू असर्ट इट्स मोरल पर्पज. टेनिसन, ब्राउनिंग, कार्लाइल, रस्किन ऑल वर द टीचर्स ऑफ इंग्लैंड विद द फेथ इन दियर मोरल मैसेज टू इंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड. तो इनका सिर्फ काम इंटरटेन नहीं करना था, ये एक तरह से इंस्ट्रक्ट भी कर रहे थे कि मोरली क्या गुड है क्या बैड है. डाउट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी फेथ एंड फिलोसफीज. तो डाउट कैसे आया एक तरह से, वो इसी बुक की वजह से जो साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई थी. इट इज ऑफन कंसिडर्ड एज एन एज ऑफ द डाउट एंड कॉन्ट्राडिक्टरी फेथ एंड फिलोसफीज. द इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस इज फेल्ट देयर. इतना से साइंस ने प्रोग्रेस कर ली थी, तो साइंस की वजह से लोगों का जो बिलीव था वो चेंज हुआ, तो क्वेश्चंस करने लग गए. तो उसी की वजह से उनका जो फेथ है वो भी हिल गया था. ब्राउनिंग द ऑप्टिमिस्ट. जो ब्राउनिंग इस टाइम पोएट थे, उन ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर माना जाता है इनको. इनके सारे वर्क हैं वो ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं, तो ये एक तरह से ऑप्टिमिस्ट माने जाते हैं. और जो हार्डी है, थॉमस हार्डी, ये नोवेलिस्ट थे, ये पैसिमिस्ट माने जाते हैं. आर रिगार्डेड एज मोस्ट पॉपुलर राइटर ऑफ द एज. देयर इज रियलिस्टिक लिटरेचर विद प्री रेफलाइट पोएट्री. प्री रेफलाइट जो रेफलाइट से पहले थे. दैट बिलीव्स इन आर्ट फॉर आर्ट सेक. तो इनका क्या बिलीव था कि आर्ट होती है वो सिर्फ आर्ट के पर्पज से ही होनी चाहिए, उसको इंस्ट्रक्ट करना या उसमें मॉरलिटी ये होना जरूरी नहीं है. फिर फोर्थ है आइडियलिज्म. द एज इज characterized as practical and materialistic. Most of the writers suggest a purely ideal life. It is an idealistic age where the great ideals like truth, justice, love, brotherhood are emphasized by the poet, essayist and novelist of the age. तो इसमें क्या था कि आइडियल क्या है, जैसे ट्रूथ है, जस्टिस है, लव है, उसी को ये आइडियलाइज कर रहे थे, चाहे वो पोएट है चाहे वो नोवेलिस्ट है. ग्रोथ ऑफ द विक्टोरियन एज. After the Romantic Revival, the literature of the Victorian age entered in a new period. The literature of this period expressed the fusion of Romanticism to Realism. तो एक तरह से फ्यूजन था ये Romanticism to Realism का. The Victorian age is rich in literature. It produced two great poets like Tennyson and Browning. तो Victorian age है, उस टाइम पीरियड में बहुत अच्छे प्रोज राइटर हुए, बहुत अच्छे एसेसिस्ट, जो ऐसे लिखने वाले थे, एसेसिस्ट थे वो हुए, पोएट, प्रोज राइटर, सब नोवेलिस्ट. तो लिटरेचर ने बहुत ग्रोथ किया था इस टाइम पीरियड में. टेनिसन और ब्राउनिंग ये पोएट हो गए थे. ड्रामेटिस्ट कौन हो गए थे? शो और गाल्सवर्दी, जीबी शॉ. नोवेलिस्ट जैसे चार्ल्स डिकन, हार्डी. और एसेस्ट कौन थे? कार्लाइल और स्टीवनसन. द एज इज रिमार्केबल फॉर द एक्सेलेंस ऑफ इट्स लिटरेचर. तो विक्टोरियन प्रोज, सबसे पहले हम प्रोज की बात करते हैं. विक्टोरियन एज प्रोड्यूस्ड टू ग्रेट एसेस लाइक कार्लाइल और स्टीवनसन. Lyle's major work include the French Revolution in 3 volume. तो इनका important work कौन सा है? The French Revolution in 3 volume, जो 1837 में आया था, और इसी टाइम पीरियड के साथ विक्टोरियन पीरियड शुरू हुआ था. और उनका अगला वर्क था ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हेरोइक इन पोएट्री, जो 1841 में आया था. हिज प्रोज स्टाइल डिफर फ्रॉम अदर प्रोज राइटर्स. और क्यों डिफर था? ही राइट्स अबाउट पीपल एंड इवेंट ऑफ द पास्ट. ही हैज हिज ओन फिलोसफी. ही अकाउंट्स ग्रेट मैन एज हीरो. जो ग्रेट मैन है उनको वो हीरो कंसिडर कर रहा है. स्टीवनसन ऐसे आर एन अटेम्प्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर. जो सबसे पहले हमने बात की थी वो तो कार्लाइल है, उसके बाद स्टीवनसन. ही विशेज टू रिमूव ऑल दैट क्रिएट ऑब्स्टेकल इन ह्यूमन प्रोग्रेस एंड हैप्पीनेस. फॉर एग्जाम्पल, इन हिज फेमस essay एन अपोलॉजी फॉर idlers, he point out the importance of direct education based on self observation and self learning. तो इनका जो था वो एक तरह से क्या था कि ह्यूमन प्रोग्रेस और उसकी हैप्पीनेस के बीच में जो भी ऑब्स्टेकल है उनको रिमूव करना था. ही पुट्स स्ट्रेस ऑन द क्वालिटी ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर पर्सनल शेक एज वेल एज सोशल सेक. उसके बाद बात करते हैं, ये प्रोज राइटर हो गए कार्लाइल और स्टीवनसन. उसके बाद विक्टोरियन पोइट्री में कौन थे? टेनिसन और ब्राउनिंग और अर्नोल्ड. जो टेनिसन है वो प्रोमिनेंट एक तरह से इस एज के रिप्रेजेंटेटिव ही माने जाते हैं. He represents Victorian conflict and compromise. He is a great lyric poet. His lyricism is a deep-rooted and dominates all of his musical lyric or songs. Among Tennyson's personal lyric, In Memoriam. In Memoriam ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. इवन क्वीन विक्टोरिया ने भी इसको रीड किया था, पढ़ा था और बहुत प्रेज किया था. और ये वर्क इन्होंने, इनके जो एक फ्रेंड थे आर्थर हेलम, उनकी डेथ पे लिखा था इन्होंने. ये एक एलिजी है. टेनिसन्स ड्रामेटिक lyric are in the form of dramatic monologue. Tennyson is admired as a political artist.
His description of the nature is highly sensuous. Robert Browning is also known for his dramatic monologue. तो जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए बहुत फेमस है रॉबर्ट ब्राउनिंग। फिलोसफी ऑफ होप, होप ये एक तरह से पैसिमिस्ट पोइट माने जाते हैं, मतलब काफ़ी आशावादी पोइट माने जाते हैं ये। ब्राउनिंग इज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ऑल ऑफ हिज मोनोलॉग्स डील विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लव। मैथ्यू अर्नोल्ड, तीसरे कौन थे? मैथ्यू अर्नोल्ड इज रिगार्डेड एज अ ग्रेट एल्जेइक पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। इन्होंने एलिजी, कई एलिजी लिखी है। एलिजी क्या होती है कि आपके कोई फ्रेंड हैं या फैमिली में कुछ जो बहुत आपके क्लोज हैं, उनकी डेथ पे जब लिखा जाता है, डेथ को मोर्न करने के लिए। ही कंट्रीब्यूट्स अ नंबर ऑफ एलिजीज बट द फॉलोइंग 5 आर ऑफ ग्रेट मेरिट। थायरसिस, रग्बी चैपल, द स्कॉलर जिप्सी। इसके बाद बात करते हैं विक्टोरियन ड्रामा। इट प्रोड्यूस्ड 2 ग्रेट ड्रामेटिस्ट लाइक शॉ एंड गाल्सवर्दी। शॉ इज डाउटलेसली द ग्रेटेस्ट of the all dramatists of this period. He contributed anti-romantic play of the ideas like Candida, the Apple Cart, और इनका सेंट जुआन था जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला था। गाल्सवर्दी है, वो भी काफ़ी अच्छे ड्रामेटिस्ट हैं इस टाइम पीरियड के। इज ऑल्सो अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। ही इज़ अ प्रॉब्लम प्ले राइटर। ही हैज़ अ डीप सिंपैथी फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। In his dramas, he represents their problem to attract the attention of all people in the society. सोसाइटी में जो वीकर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, या जो जिनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर ये वर्क लिखते थे ताकि लोगों को एक तरह से उनका अटेंशन आए इन लोगों की तरफ। इट अपील्स मोर टू हेड देन टू हार्ट। एक तरह से सोचने पे मजबूर कर देते थे लोगों को। इनका इस तरह का वर्क था कि जो गरीब लोग हैं, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी में, उनके लिए। इमोशनल नहीं थे इनके वर्क, मतलब एक तरह से हेड मतलब ब्रेन को शेक करते थे। द बेसिक पर्पज ऑफ हिज प्ले इज नॉट टू एंटरटेन बट टू मेक पीपल कॉन्शियस ऑफ अदर पीपल सफरिंग कोज्ड बाय इम्परफेक्शन ऑफ लॉ एंड सोसाइटी। तो किसकी वजह से? तरह से लॉ है या सोसाइटी है जिसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं। हिज फेमस प्ले आर द सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ एंड जस्टिस। फिर विक्टोरियन नॉवेल की बात करते हैं तो चार्ल्स डिकन और हार्डी, ये इस टाइम पीरियड के ग्रेट नॉवेलिस्ट माने जाते हैं। Charles Dickens and Thomas Hardy. Dickens is the great novelist. He makes the minute study of the whole mankind. He represents lively picture of human society. डिकन का जो डेविड कॉपरफील्ड वर्क है वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव नॉवल है इन द सेंस दैट इट थ्रो लाइट ऑन द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। तो उस जो सोसाइटी थी उस टाइम में, ये जो बोर्डिंग हाउस थे वो कैसे थे, वुमेन की एजुकेशन क्या थी, चाइल्ड लेबर के बारे में था, सोशल इनजस्टिस के बारे में था। तो जो भी सोसाइटी में ये इस तरह की चीज़ें थी उन पे इनका वर्क, इनके जो वर्क थे वो पूरी अच्छे से लाइट डालते थे। डिकन इज ए सोशल थिंकर वर्किंग इन द लाइन ऑफ ए सोशल रिफॉर्मर। और हार्डी का बेस्ट नॉवल कौन सा है? टेस्ट ऑफ द डेबरविलास। थॉमस हार्डी पब्लिश्ड दिस नॉवल इन 1891 with subtitle A Pure Woman. तो टेस्ट ऑफ द डेबरविलास ये एक तरह से सर नेम था, मतलब जो रियली रिच और क्लास थी उसका भी इसी से मिलता जुलता सर नेम था, लेकिन जो टेस्ट थी उसका भी यही था। थोड़ा सा फर्क था बस प्रोनाउंसिएशन में, या एक दो वर्ड उधर उधर हो गए थे, तो ये उसका सर नेम था। तो इसमें क्या होता है कि वो सब टाइटल है ए प्योर वुमन। टेस्ट ऑफ द डवरबेल्स इज ए यंग गर्ल हु इज रेप्ड बाय एलेक। शी गेट्स प्रेग्नेंट बट द बेबी डाइज। It raises a question how such a woman may be called a pure woman, but Hardy proves it. She later falls in love with Angel Clare. तो ये जो टेस्ट थी ये एंजल क्लेयर से रियल में प्यार करती थी, पर जो एलेक था वो इसको अपनी मिस्ट्रेस बना के रखता था और एक तरह से ये अश्योर करता था कि एलेक जो है, जो एंजल क्लेयर है वो इसे दूर चला जाए और एक तरह से जो टेस्ट है वो कम्प्लीटली इसी की हो जाए, इसी की मिस्ट्रेस बन जाए एलेक की। तो बाद में ये एंजल वापस आ जाता है और टेस को काफ़ी अच्छा लगता है। तो टेस इस एलेक्स से बहुत परेशान थी, इसलिए ये इसका मर्डर कर देती है और लास्ट के कुछ मोमेंट ये अपने जिससे ये प्यार करती थी एंजल क्लेयर से, उसके साथ स्पेंड करती है और बाद में इसको हैंग कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। और उस टाइम में एक था प्री रैफेलाइट पोइट्री और प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड इज ऑल्सो नोन एज द प्री रैफेलाइट्स। इट वॉज ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स, पोएट्स एंड क्रिटिक्स फाउंडेड इन 1848 by Dante Gabriel Rossetti, who reacted against the artificiality of the art of the period. They wanted to return to the purity and simplicity of the Italian art of 13th century, 14th century, मतलब जो before Raphael थे। There were 7 members in this group.
एक टर्म उस टाइम आई थी विक्टोरियन कंप्रोमाइज, जो G.K. चेस्टरटन है उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी इशू ऑफ विक्टोरियन एरा। द विक्टोरियन एरा इज वेल नोन। तो इस टाइम क्या था कि कुछ लोग पैसिमिस्ट थे, कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक थे, आशावादी थे, निराशावादी थे, उसी सब का मिक्सअप था ये, कोई पॉजिटिव थे, कोई नेगेटिव थे। द विक्टोरियन एरा इज वेल नोन फॉर इट एनरिचमेंट ऑफ नॉलेज इन साइंस, एक्सपेंशन ऑफ empire and growth of economy, conflict between the science and religion, conflict between aristocracy and democracy। तो उस टाइम जो वोट का और ये सब लॉ पास हो गए थे कि कॉमन पीपल को भी वोटिंग का राइट है, तो एक तरह से डेमोक्रेसी भी आ रही थी और एरिस्टोक्रेसी, ये क्वीन थी तो एरिस्टोक्रेसी भी चल रही थी उस टाइम पीरियड में। तो एक तरह से ब्लेंड था, सब कुछ मिक्सअप था। इसमें एक है जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, वो वर्क आया था 1859 में। 1859 में इनका वर्क आया था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो एवोल्यूशन का था, चार्ल्स डार्विन का। और क्रीमियन वॉर को भी हमने कर ही लिया था, क्रीमियन वॉर आया था उस टाइम पे। और 1876 में जो क्वीन विक्टोरिया है उसको एक एडिशनल टाइटल मिला था, वो था इम्प्रेस ऑफ इंडिया। वो एक तरह से वो इम्प्रेस ऑफ इंडिया भी, वहाँ की भी वो प्रिंसेस है, क्वीन है इंडिया की भी, क्योंकि इंडिया इस टाइम उसकी कॉलोनी था अमेरिका की। और 1851 था, उसमें जो ग्रेट एग्जीबिशन हुई थी वो 1851 में हुई थी। ये ग्रेट एग्जीबिशन एक तरह से इंग्लैंड दूसरी कंट्रीज को या दूसरे लोगों को दिखाने के लिए किया था। उसने जो भी स्टीम इंजन था, जितना भी उसका सारा रेवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, उसको सबको उसने दिखाया था कि ये जो ग्रेट एग्जीबिशन है ये एक तरह से हमारे पास, हमने इतनी कुछ प्रोग्रेस कर लिया, हमारी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन हो गया है, हमारे पास इतने वो इंजन है, ये है वो है, लोगों को दिखाने के लिए कि हम एक तरह से सुपर पावर हैं। तो ये ग्रेट एग्जीबिशन थी जो क्रिस्टल पैलेस में हुई थी, बहुत फेमस मानी जाती है। ये 1851 में हुई थी द ग्रेट एग्जीबिशन, और हुई थी क्रिस्टल पैलेस में। तो ये विक्टोरियन टाइम पीरियड है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गए हैं। अगले वीडियो में हम लॉर्ड टेनिसन को शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।